3D में कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई और जेड वाला क्या होगा। अगर किसी एक्सिस से किसी पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो एक्सिस वाला पॉइंट हट जाएगा, बाकी आपका वही आएगा। जब भी आपसे जो दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चंस पूछता है ना बोर्ड में, तो यहीं से 3D में आपको डिस्टेंस वाले से पूछ लेगा। अगर 3D में आपको फार्मूले याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कार्तीय समीकरण इतना दिया गया तो इसका सदिश समीकरण, सदिश समीकरण क्या होता है भाई? सबसे पहले हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। तो जब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो आप लोगों को पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। वन शॉट वीडियो में हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, आज हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्या क्या होता है इसमें, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसके बाद दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कितनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग आज इसमें कवर करने वाले हैं, जो जो चीजें होंगी उसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद जो हम लोग ने 2D में जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला होता है, ये सारी चीजें इसमें भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, ठीक है। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, DCS, डायरेक्शन कोसाइन जिसे बोलते हैं, दिक्कोज्य, दिक्कोज्य। और उसके बाद DRs, ठीक है, जिसे दिक अनुपात भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे 3D में रेखा का समीकरण, 3D में लाइन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। उसके बाद यहां पे पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से लेके हायर तक। ठीक है, जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में जो आप बोर्ड दोगे उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इसी पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो आप लोगों ने बेसिक सा पढ़ा होगा, बेसिक सा पढ़ा होगा क्या, सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, या फिर आप ऐसे समझो 3D में होता क्या। हम लोगों ने 2D में पढ़ा होगा। 2D में क्या होता है भाई, दो एक्सिस होती है। 2D में दो एक्सिस होती हैं, सबको पता है, एक्स और वाई। ठीक है, 3D में एक नई एक्सिस आ रही है जिसे हम लोग जेड बोलेंगे। तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम लोग जेड एक्सिस बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो ये एक्सिस है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो जेड एक्सिस है ना, हम लोग इस पे दिखा रहे हैं बट जेड एक्सिस ऐसे है आपकी साइड। ठीक है, मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और जो जेड एक्सिस है ये आपकी साइड है, मतलब सीधे बाहर की तरफ। तो तीनों आपस में कितने एंगल बनाएंगे, तीनों आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। तो तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, जैसे ये समझो ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा, और एक बाहर की साइड आपकी साइड है जेड एक्सिस, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब जब हम लोग 2D में जब हम लोग कोई पॉइंट लिखते थे, कोई पॉइंट लिखते थे, उसकी वैल्यू क्या लिखते थे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, कार्टेशियन। अगर कार्टेशियन फॉर्म देखें तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो क्या लिखते थे, एक्स कॉमा वाई, यही तो लिखते थे। लेकिन अब 3D पढ़ रहे हैं तो 3D में एक एक्सिस और आएगी जिसे हम लोग बोलेंगे जेड। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बता रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये एक्स, और वाई एक्सिस से कितना दूर है ये वाई, और जेड से कितना दूर है ये पॉइंट। मान लेते हैं इसको मैच भी करा देते हैं अगर, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस यहाँ पे, और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब कि आपका ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस से एक्स यूनिट दूर है, वाई एक्सिस से वाई यूनिट, और जेड एक्सिस से जेड। ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्म, ये क्या हो गया, इसका फॉर्म हो गया
कि ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको x, y, z लिखा जाएगा। ठीक है, आपको पता है x एक्सिस पे क्या होता है, आई कैप लगता है, y एक्सिस पे y कैप और z एक्सिस पे z कैप, ये तो पता होगा। ठीक है, अब जो कोई अगर पॉइंट दिया गया, कोई पॉइंट दिया गया, मान लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे x, y, z, ये पॉइंट दिया गया P1, तो इसको हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ठीक है, ये होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। अब कोई पॉइंट मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे है, 3D में कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई और जेड वाला क्या होगा, वाई और जेड क्या होगा, कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सिमिलर अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स और जेड वाला जीरो होगा, और जेड पे है तो एक्स और वाई वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे x, 0, और यहाँ पे क्या लिखोगे 0, y, 0, और यहाँ पे क्या लिखोगे इस वाले पॉइंट को 0, 0, z, यही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे। ठीक है, अब ये देखो, ये 0, 0, z है, x 0, 0 है, और ये 0, y 0 है। ठीक है, अगर हम लोग जो पॉइंट है, पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, क्या होगा पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, मान लेते हैं इसको एक पॉइंट दे दो, ये P है, इसको A मान लो। तो अगर हम लोग AP निकालेंगे, यहां पे लिख लो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस लिखोगे ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एपी, एपी निकालो या फिर पी ए, एपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट, अब देखो एक्स माइनस एक्स करोगे जीरो हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी एक्सिस से किसी पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो एक्सिस वाला पॉइंट हट जाएगा, बाकी आपका वही आएगा। जैसे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस हम लोग निकाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स एक्सिस वाला हट गया, वाई स्क्वायर प्लस का जेड आया। अगर हम लोग यही डिस्टेंस अगर निकाल रहे होते, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वाई एक्सिस, पॉइंट एंड वाई एक्सिस, तो अभी क्या होगा, वाई वाला पार्ट हट जाएगा और इसको मान लो तो बीपी बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी वाई नहीं होगा जेड होगा, प्लस का जेड स्क्वायर। सिमिलर जेड वाली एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है तो जेड वाला पार्ट गायब हो जाएगा, आपका एक्स और वाई का पार्ट आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है। और वैसे भी अगर हमारे पास दो पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स का मतलब है कि 3D में हम लोग निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट्स का मतलब है 3D में निकाल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये है, ये 3D है, ये 3D है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और दो पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और ये मान लेते हैं बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। तो अब हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ए बी, सॉरी ए बी की डिस्टेंस चाहिए हमारे किसे, ए बी की, एक सेकंड सही से बना देते हैं, डिस्टेंस हमारी ए टू बी चाहिए, ए टू बी चाहिए। तो यहां पे जब हम लोग डिस्टेंस ए टू बी निकालेंगे, जैसे 2D में करते थे, 2D में क्या आता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर आता था, यही तो आता था। बट जब हम लोग 3D में पढ़ रहे हैं तो जेड एक्सिस को भी कंसीडर करेंगे, तो जब जेड एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक तो सबको पता है, बस एक ऐड करना है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर ये ऐड करना है। सेम अगर हम लोग अगर सेक्शनल फार्मूला देखें, सेक्शन फार्मूला तो अगर सेक्शन फार्मूला देख रहे हैं ना, तो सेक्शन फार्मूला में भी वही आएगा, एक्स वाई के साथ साथ अब जेड भी आएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास, ये ए है, ये बी है, और ये मान लेते हैं सी है, ये सी है। इसके पॉइंट अगर x1, y1, z1 है, और इसके पॉइंट है x2, y2, z2, और इसके मान लो x, y, z है, और ये कट कर रहे हैं m रेशियो n में, m रेशियो n में कट कर रहे हैं। ठीक है, m रेशियो n में कट कर रहे हैं। तो आपको क्या पूछेगा, c के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, c के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा, निर्देशांक पूछेगा, c के निर्देशांक ही तो पूछेगा। तो अगर c के निर्देशांक पूछ रहा है तो c के निर्देशांक क्या आएंगे भाई, c क्या है x, y, z। तो यहां पे क्या होगा, देखो m का मल्टीप्लाई x2 में mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m प्लस n। सिमिलर y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। और अगर ये आपका थर्ड वाला mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर है बालक, यहां तक क्लियर है? सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। जैसे हम लोग बेसिक सा पढ़ते हैं 2D में, 2D में यहां तक तो पढ़ा ही होगा ना, 2D में यहां तक पढ़ा होगा। 3D में बस जेड वाली एक्सिस हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो एज इट इज जैसे 2D में हम लोग एक्स वाई ऐड करते हैं, उसी तरह इसमें जेड एक्सिस भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया क्या, जब इंटरनल कट कर रहा है। एक्सटर्नल कट करेगा तो माइनस कर लेना, और मिड पॉइंट होगा तो m और n की वैल्यू सेम होगी। तो सब तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, डीसीएस और डीआर समझते हैं, डीसीएस और डीआर समझते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, डीसीएस और डीआर। डीसीएस जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, दिक्कोज्या। दिक्कोज्या ये कहता है कि जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, यहां पे जो पॉइंट है P, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z। ठीक है, ये क्या होगा, x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा। उसी एंगल को अगर हम लोग बोल दें क्या, अल्फा, तो अगर उसका हम लोग कॉस ले लेते हैं तो क्या कहलाएगा, हमारा दिक्कोज्या कहलाएगा। तो दिक्कोज्या क्या हो जाएगा, मान लेते हैं डीसीएस क्या हो जाएगा, ये x, y, z है। ठीक है, तो जो डीसीएस होगा, डीसीएस क्या होगा, इसको हम लोग L M N से लिखेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डीसीएस हम लोग किसको बोल रहे हैं, डीसीएस बोल रहे हैं एल एम एन को। डीसीएस ध्यान से देखना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है वो डीसीएस कह रहा है, अल्फा बीटा गामा डीसीएस नहीं कहला रहा। डीसीएस क्या कहला रहा है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कह रहा है, या फिर एल एम एन कहला रहा है। तो डीसीएस क्या कहलाएगा, एल एम एन कहलाएगा। ठीक है, एल एम एन कहलाएगा। एल एम एन क्या है, एल क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल का कॉस अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल, ये लिख लेना नहीं तो कंफ्यूज हो। और बीटा वाई एक्सिस से, वो आपको दे भी देगा। और यहाँ पे गामा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस से। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो देखो एल क्या है, कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा।
तो इन्हीं को हम लोग डीसीएस बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसका कॉस ले लो, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है उसका कॉस ले लो, जेड एक्सिस से कितना बना रहा है उसका ले लो। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज कितना होता है 1। ये इंपॉर्टेंट है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसी पे ऐसे ही पूछेगा, सिंपल सा। ठीक है, तो ये डीसीएस की कहानी हो गई, ये डीसीएस की कहानी हो गई। अब हम लोग डीआरएच पे आते हैं, जिसे दिक अनुपात बोलते हैं, जिसे दिक अनुपात बोलते हैं। डीसीएस समझ में आया बेसिक सा, कि जो अल्फा बीटा गामा है, एक्स एक्सिस से हमें एंगल लेना है, वाई एक्सिस से एंगल लेना है, जेड एक्सिस से एंगल लेना है, उसी का हमें क्या कर देना है, कॉस्ट कर देना है। तो उन्हीं का कॉस्ट करते ही हमारा क्या आ जाएगा, डीसीएस आ जाएगा। और डीआरएच जो होता है, डीआरएच जिसे डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं या फिर दिक अनुपात भी बोलते हैं, दिक अनुपात, ये क्या होता है भाई ना, दिक अनुपात क्या होगा, दिक अनुपात क्या होगा, इसे हम लोग ए कॉमा बी कॉमा सी से दिखाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी से दिखाएंगे। किससे, ए कॉमा बी कॉमा सी से दिखाएंगे। तो जो हम लोगों ने दिक डायरेक्शन रेशियो से और डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन होता है, जो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों ने निकाला था ना, डायरेक्शन कोसाइंस को क्या बोल रहे थे हम, एल एम एन बोल रहे थे, उसी का रिलेशन इसमें होगा। तो एल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा, एम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये ए होगा और एक कांस्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और यहां पे भी आपका बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पे एन सी अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। जब हम लोग हटा रहे हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं, तो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन है दिक अनुपात का, ए कॉमा बी कॉमा सी, जिसे हम लोग दिक अनुपात बोलेंगे। और ध्यान देना, ए बी सी को दिक अनुपात बोल रहे हैं, एल एम एन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीसीएस बोल रहे हैं। तो डीसीएस और डीआरएच में डिफरेंस होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे, इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे दोनों में, मतलब एक आपको डीसीएस दिया रहेगा तो डीआरएच निकालेंगे, डीआरएच दिया रहेगा तो डीसीएस निकालेंगे। सिंपल सा बस फार्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है भाई, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहला क्या होगा, इफ 1 पॉइंट एंड डीआरएच या फिर डीसीएस कुछ भी दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन जो यहाँ पे डीआरएच दिया रहेगा, मान लेते हैं a दिया गया है, और y माइनस का y1 अपॉन b, और इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इक्वेशन हो जाएगी। 1 पॉइंट कौन सा दिया गया, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये पॉइंट है। और डीआरएच अगर हम लोग देखें, डीआरएच हमारा क्या है, a कॉमा b कॉमा c। ठीक है, ये अगर दिया गया 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट अगर गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, सिंपल सा। लेकिन अगर आपके पास 2 पॉइंट है, इफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कौन से हैं, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 एंड दूसरा x2 कॉमा y2 कॉमा z2 गिवन। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ लाइन की जो लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस की जो हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, और ऊपर के लिए ये वाली लाइन। ठीक है, ए बी सी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। ये दो तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, दो तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग निकालेंगे।
अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उसके साथ आपको DRC या DCS गिवन होगा, तो हम लोग नीचे रख लेंगे सिंपल सा। और अगर ये दिया गया 2 पॉइंट्स गिवन है तो ये रख लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पे x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, x y z, इसके कोफिशिएंट 1 है, तो हमेशा आपको इसके कोफिशिएंट 1 बनाना है। कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाना है? 1। गुणांक हमेशा 1 बनाना है। अगर गुणांक 1 नहीं है तो आप डिवाइड करके 1 कर सकते हो या फिर इंटू करके, कैसे भी करके आप इसको 1 बनाना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे जो दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चंस पूछता है ना बोर्ड में, तो यहीं से 3D में आपको डिस्टेंस वाले से पूछ लेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये इसलिए पूछता है क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा लेंदी है, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस देख रहे हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो दो लाइंस आपको गिवन रहेगी। अगर आपके पास दो लाइंस गिवन है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 B2 अपॉन में B1 का मॉड B2 का मॉड। ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? जब आपका लाइन गिवन रहे R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस का लैम्डा B1 वेक्टर, और R वेक्टर इज इक्वल टू दूसरा वाला A2 वेक्टर प्लस का म्यू, इसको म्यू कर लो, म्यू या फिर कुछ और कर लो जो आपको अच्छा लग रहा हो, म्यू कर लेते हैं, म्यू B2 वेक्टर। ये अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, ये इक्वेशन आप क्या है? लाइन है। इक्वेशन आप लाइन अगर ऐसे दी है, इक्वेशन आप लाइन अगर ऐसे दी गई है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, देन हम लोग जब cos थीटा निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच का जब थीटा निकालेंगे, तो आपको बस ये ध्यान देना है जो लैम्डा और म्यू के साथ लिखा गया उसको B1 B2 बोलना है, कंफ्यूज मत होना। A1 की जगह B1 मत ले लेना, नहीं तो फार्मूले में गलत हो जाएगा। बस ध्यान देना है जो लैम्डा के साथ लिखा गया उसको B1, जो म्यू के साथ लिखा है B2, और जो सिंपल से कुछ नहीं लिखा है, मतलब जिसके साथ कोई भी यहाँ पे लैम्डा या फिर म्यू नहीं है, उसको A1 A2 बोल देना। तो डायरेक्ट इस फार्मूले में रखोगे, आपका सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। ये वाला फार्मूला, ठीक है। और मॉड में भी लगा है तो वैसे भी डिस्टेंस कभी निगेटिव होगी नहीं, डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं। तो अगर आपका डिस्टेंस निगेटिव, सॉरी ये एंगल आ रहा है ना, तो ये मॉड में भी लगा है, तो आपको क्या करना है? हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है मॉड में। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा भाई? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वही फिर से यहाँ पे कहानी है कि R1 वेक्टर आपका क्या है? A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, R2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस का म्यू B2 वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी गई है तो हम लोग ये फार्मूला लगा लेंगे सिंपल सा, B1 क्रॉस B2, मतलब कि जो लैम्डा और म्यू के साथ है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर A2 माइनस A1 करेंगे, फिर B1 B2 का मॉड ले लेंगे, फिर पूरे का मॉड ले लेंगे। ठीक है, ये कुछ फार्मूले थे जो हमें 3D में यूज करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं एक एक करके। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा है और क्या क्या आपसे बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन DCS का है, पहला क्वेश्चन DCS का है। DCS का रिवाइज करा देते हैं। DCS में क्या होता है भाई? L इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, M इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है, और N इज इक्वल टू कॉस गामा होता है। तो इन्होंने जो जो दिया है, यदि एक्स वाई जेड के साथ 90 डिग्री 145, इन्होंने अल्फा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू 135, और दूसरा एन की वैल्यू कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो इसकी दिक कोसाइन बतानी, मतलब कि हमें DCS बतानी है, LMN बतानी है, DCS बतानी है ना LMN। तो जरा यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे फटाफट वैल्यू रखते हैं। पहले क्या रखेंगे? cos 90, cos 135, और उसके बाद cos 45। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 135
cos 135, 90 प्लस का 45, 90 प्लस का 45 करोगे और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मतलब कि ये साइन का 145, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये 45 की 1/√2। तो यहां से इसका डीसीएस क्या, सॉरी हाँ डीसीएस क्या आ रहा है, LMN मतलब 0 -1/√2 और 1/√2। जरा खुद से सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है, खुद से सॉल्व करके देखो, यही आ रहा है। कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, यही आ रहा होगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, एंगल्स लेने, अल्फा बीटा गामा की जगह वैल्यू रखनी है। जो एंगल्स दिए गए 90 डिग्री, 135 और 45। ठीक है, सिंपल से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, 1/√, माइनस का 1/√2 एंड 1/√2। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन बनाए हम लोग। ठीक है, अब इन्होंने एक वर्ड बोला है यहां पे, समान कोण बनाती है। समान कोण बनाती है, समान कोण का मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, सेम है। समान कोण का मतलब तो यही हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों से समान एंगल बनाने का मतलब अल्फा बीटा गामा सेम है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा। तो एक हमारे पास फार्मूला था कौन सा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, यही तो होता है LMN। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर सब सेम है, अल्फा बीटा गामा सेम है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। और यहां से अगर देखो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का 1/√3। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस का 1/√3। ठीक है, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√3। तो इसकी जो दिक कोसाइन होगी, डीसीएस होगी, वो क्या हो गई, प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि तीनों सेम ही आएगी ना। क्लियर है, ये डीसीएस हो जाएगा। कितना आसान सा पूछ रखा है डीसीएस। ठीक है, कितना आसान आसान सा क्वेश्चन पूछता है आपसे। अगला देखते हैं। अब इन्होंने बोला है यदि एक रेखा के दिक अनुपात इतने हैं तो इसकी दिक कोसाइन बता। इन्होंने अनुपात दे रखा है। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या है, डीआर्स है भाई, डीआर्स। और डीसीएस और डीआरएस में कुछ रिलेशन हमने बताया था। क्या रिलेशन बताया था, L इज इक्वल टू A/√A² प्लस B² प्लस C²। ये तो L हो गया, और M की वैल्यू B अपॉन, मतलब कि नीचे सेम ही रहेगा, बस ऊपर वाली वैल्यू हमें चेंज करते रहना है। और N की वैल्यू C/√A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, तो रख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये नीचे वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू क्या है, √A² B² C² की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये यूज होगा ना, बाकी तो ऊपर वाली वैल्यू सेम ही है। -18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, 8 8 64, 324 ही होगा आई थिंक। कर लेते हैं, 8 के 8 6 14, फिर उसके बाद 18 4 12, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, 324 प्लस उसके बाद कितना, 12 का 144 प्लस 4 का 16। ये कितना हो जाएगा भाई, 324 में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 324 प्लस का कितना 160। अब इसको ऐड करते हैं, 4 और 6 2 8 और 3 1 4, 484 आ रहा है। 484 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करिए जरा भाई। 4 1 के 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 484 आई थिंक 22 का स्क्वायर है।
22 का स्क्वायर है, 22 दूना 44, 44, हाँ ठीक है 22 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 22 बचेगा, 22 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। 484 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एल की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू कितनी -18 अपॉन में 22, बी की वैल्यू 12 अपॉन 22 और सी की वैल्यू -4 अपॉन 22। सिंप्लीफाई कर दो, जो सिंप्लीफाई हो रहा है, -9 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 और -2 अपॉन 11, तो ये आ जाएगी वैल्यू, ये इसके डीसीएस हो जाएंगे। एल, ये एम है भाई, एम, और ये एन है, ठीक है। तो ये डीसीएस हो जाएंगे। डीसीएस क्या क्या आ रहे हैं भाई, डीसीएस क्या क्या आ रहे हैं, -9/11, 6/11, -2/11, ठीक है। डीआरस आपको गिवन थे, आपको डीसीएस फाइंड आउट करने थे, तो डीसीएस और डीआरस में ये संबंध होता है, L = A/√A² + B² + का C², सिमिलर ऐसे एज इट इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इन्होंने बोला कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से संरेख है। संरेख ये कई बार आपसे पूछा गया है संरेख, तो अगर ये 3D में ना होके अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि आपको ये बताना है कि शो करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते थे, एरिया भी निकाल सकते थे, एरिया से भी दिखा सकते थे। बाकी इन्होंने अगर यहाँ पे 3D में पूछा है कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने संरेख है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इनके जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है और उनका अनुपात दिखाना है कि इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डीआर से निकालते हैं। डीआर से जब निकालेंगे, अगर 2 पॉइंट्स दिए गए तो डीआर से उसका क्या होता है, A2 - A1 होता है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, A2 - A1, B2 - B1, कंफ्यूज मत होना, ये डीआर का फार्मूला होता है C2 - C1। अगर 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, A2 - A1, सबसे पहले हम लोग डीआर से 2 पॉइंट के लिए ले रहे हैं, इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो डीआर से AB के लिए निकालना है, अभी बाद में हम लोग BC के लिए निकालेंगे, फिर उनका रेशियो निकालेंगे, अगर दोनों सेम आ रहा है तो करेक्ट है। A2 - A1 -1 -2 -3, B2 - B1 -2 -3 -5, और उसके बाद C2 - C1 1 -4 -3। अब डीआर हम लोग निकाल रहे हैं किसका, BC का डीआर, BC का डीआर निकालेंगे, तो 5 - 1 5 - 1 6 आ रहा, 8 + 2 10 आ रहा, और 7 - 1 6 आ रहा, ठीक है। एक और डीआर निकालते हैं किसका, सीए का, 3 ही तो डीआर निकाल सकते हैं, टोटल 3 ही तो डीआर निकाल सकते हैं। सीए का निकालो भाई, 2 - 5 करोगे कितना आएगा, -3, 3 - 8 करोगे -5, और 4 - 7 करोगे कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है, यही आ रहा है। अब अगर हम लोग डीआर से देखें, डीआर से देखें, डीआर का मतलब कि अगर ये संरेख है, अगर ये संरेख है तो AB/BC करोगे तो BC/C आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, क्या मैंने बोल दिया, AB/BC, AB/BC का रेशियो BC/CA की इक्वल होना चाहिए। तो AB/BC कितना है, AB/BC कर लो, -3/6, एक सेकेंड, AB/BC, AB/BC, ठीक है, CA -6 -3/6 -2, AB/BC, BC/CA, ठीक है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, BC कितनी वैल्यू दे रखी है, 6 और -3, ये भी कितना आ रहा है, 6, CA/BC, सॉरी CA/BC, हाँ ये CA/BC होगा। AB/BC = CA/BC, इसका रेशियो कितना आ रहा है, -3/6, तो ये भी -1/2 आएगा।
तो ये सबका रेशियो सेम आएगा, सबका रेशियो सेम आएगा। फिर अगर हम लोग डिवाइड करें, जैसे -5/10 करोगे, ऐसे करो, -3/6 -5/10 और ये -3/6 करोगे तो ये कितना आ रहा, -1/2, ये कितना आ रहा है, -1/2, ये आ रहा है -1/2। तो ये सबका -1/2 रेशियो आ रहा है ना, इस वजह से ये क्या है, इस वजह से क्या है भाई, रेशियो अगर सेम आ रहा है तो, अगर रेशियो सेम आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो रेशियो सेम आ रहा है तो संरेख है। -1/2 पहले का भी रेशियो आ रहा है, दूसरे का भी -1/2 आ रहा है, तीसरे का भी -1/2 आ रहा है। अगर -1/2 नहीं आ रहा होगा, किसी एक का डिफर कर रहा होता, तो हम लोग बोल देते संरेख नहीं। ठीक है, तो आप ये dr से निकाल के उनका रेशियो ले सकते हो, वहां से आपका ये आ जाएगा संरेख वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये पूछा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए या त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। वाह, क्वेश्चन ये है कि इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, पॉइंट दे रखा है 3, 5, -4, और ये वाला पॉइंट क्या दे रखा है, -1, 1, 2, और ये कितना दे रखा है, -5, -5, -2। अब इन्होंने बोला त्रिभुज के शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और इन्होंने पूछा है कि इसके साइड्स के हमें क्या बताने हैं, साइड्स के क्या बताने हैं, त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन बतानी है। ठीक है, तो dr हम निकाल सकते हैं 2 पॉइंट से, तो निकाल लेते हैं AB का dr, AB का dr। ठीक है, तो जब AB का dr से निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, तो -1 -3 -4, 1 -5 -4 और 2 -4, तो ये 6 आ गया। तो जब AB का dr ये आ रहा है, तो AB का कोसाइन क्या आएगा, AB का DCS क्या आएगा, ये तो क्या होगा, ABC हो गया। तो हम लोग जब L की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू क्या निकालेंगे, A/, रूट के अंदर A² + B² + C²। A की वैल्यू -4 है, और इसको रूट के अंदर लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 16, 16 और कितना 36। तो 16, 16 32 होता है, और 32 में 36 जोड़ोगे कितना होगा, 32 में 36 जोड़ोगे कितना होगा, 68। ये कितना हो जाएगा, -4/68 रूट के अंदर, यही तो। या फिर 68 को बाहर निकालो तो 17 चौक 17 चौक, ये 17 × 4 करोगे तो ये 68 आएगा ना, 68 आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -4/2 √17, या फिर -2/√17, ये आ रहा। इसका DCS कितना आ रहा, AB का -2/√17। बाकी दो आप कर लेना, ठीक है, बाकी दो आप कर लेना, कमेंट में करके बताना, कमेंट करना। ठीक है, बाकी दो सेम ऐसे ही पैटर्न है। सबसे पहले dr से निकालोगे माइनस करके, dr से निकालोगे इन दोनों को माइनस करके, ठीक है, ABC की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, DCS निकालना है, सिंपल सा, और कुछ करना नहीं इसमें। ठीक है, आसान है। अगले में क्या कर रहा है, अब देखो इन्होंने बोला है कि दर्शाइए कि बिंदु इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने से जाने वाली रेखा के समांतर है। अगर दो रेखाएं आपस में समान है तो उनका DCS या फिर dr उनका क्या होगा, सेम होगा। अगर दो रेखाएं आपस में समान है तो उनका dr क्या होगा, समान होगा। तो निकाल लेते हैं dr, इन दोनों को dr निकालो। dr मान लेते हैं फर्स्ट का, 2 - 4 -2, 3 - 7 -4, 4 - 8 -4। दूसरे वाले का dr निकालते हैं, इसका dr निकालते हैं। तो 1 - 1 1 -1 2, 2 - 2 मतलब प्लस का हो जाएगा 4, और उसके बाद क्या है 5 - 1 4, एक सेकेंड, 5 - 1 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, dr 1 और dr
तो अगर हम लोग d1 इज इक्वल d1 या फिर dr1 इज इक्वल टू लैम्डा dr2 लिख सकते हैं ना, यही तो होता है, dr1 dr2 यही तो होता है। अरे हम लोग अगर कहीं इक्वेशन लिख रहे हैं a इज इक्वल टू लैम्डा बी लिखते हैं, पैरेलल लाइन की इक्वेशन यही तो लिखते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे देखो इसमें क्या माइनस का ही तो डिफरेंस है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। -1 कॉमन ले लो, देखो -1 जैसे ही कॉमन लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -4 -4, तो दोनों के डी आर सेम हो गए, दोनों के डी आर से सेम है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। क्लियर है? हाँ भाई, ये इन्होंने बोला उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होके जाती है और इतने के समांतर है, ठीक है, समांतर है। तो एक पॉइंट से होके जा रही है, इस पॉइंट से होके जा रही है, तो अगर आपको पास एक पॉइंट और एक डीआर गिवन हो, तो पॉइंट एंड डीआर अगर ये आपके पास गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, अभी स्टार्टिंग में लिखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन c। देखो अगर इसके समांतर है तो dr सेम होगा, यही तो ना, अगर इसके समांतर है तो dr सेम होगा, तो नीचे वाली वैल्यू हम लोग सेम लिख लेते हैं। और पॉइंट दिए है x माइनस 2 करोगे तो ये +2 हो जाएगा, और a की वैल्यू वहां से उठा के रख लो 3, y माइनस y1 माइनस का 4, b की वैल्यू वहां से उठा के रख लो 5, z माइनस z1 5, और c की वैल्यू उठा के वहां से रख लो 6। कितना आसान है, अगर आपको फार्मूले पता है, अगर 3D में आपको फार्मूले याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन्होंने पैरेलल बोला है, तो पैरेलल में क्या होगा, इसके डीआर और इसके डीआर सेम होंगे, अभी पीछे ही बताया था, तो सेम होंगे तो सेम इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोला है कि एंगल बताना, एक मैं बताऊंगा, एक आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक मैं बताऊंगा, एक आप खुद से सॉल्व करोगे। अब देखो एंगल जब पूछा है तो एंगल निकालने का फार्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन में b1 b2 का अलग अलग मॉड, यही तो बोला था। और कोई लाइन अगर लिखी जाती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, यही तो इक्वेशन लिखी जाती है। कंपेयर कर लो, ए से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें सिर्फ b1 और b2 चाहिए, क्योंकि फार्मूले में b1 और b2 ही b1 और b2 ही आ रहा है, a1 और a2 से हमें कोई लेना देना है नहीं, तो b1 b2 क्या हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये पीछे वाला b2 हो जाएगा, ये b1 और ये b2, तो हम लोग लिख लेंगे b1 इज इक्वल टू कितना आ रहा, 3i कैप 2j कैप 6k कैप, b2 कितना आ रहा, i कैप 2j कैप प्लस का 2k कैप। अब हम लोग क्या करते हैं, b1 डॉट b2 निकालते हैं, b1 डॉट b2 निकालते हैं, तो b1 डॉट b2 कितना आएगा, 3 प्लस का 4 प्लस का 12, ये कितना हो जाएगा, 12 4 16 3 19, b1 डॉट b2 तो 19 आ गया। अब इनका अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, तो b1 का मॉड जब निकालोगे, b1 का जब मॉड निकाल रहे होगे तो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 4 40 9 49, तो मतलब इसका 7 आ गया, तो इसका मतलब कितना आया 7। और b2 का जब मॉड निकालोगे, b2 ये रहा 9 25 16, मतलब कि ये तो 50 आ रहा है, 3 त्रिक का 9 25 4 चौक 16, ठीक है 50 आ रहा है। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2, 5√2, यही तो। अब आ गई वैल्यू, रख लो इसमें, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, b1 b2 कितना आया था हमारा 19, और ये कितना आया है 7,
और ये कितना आया 5√2, कुछ कटेगा पिटेगा है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 19/35√2। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 19/35√2। बालक ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारा सा, ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे बोर्ड में पूछेगा दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जब भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा या तो इससे पूछेगा या तो डिस्टेंस वाले से पूछेगा। 3D से जब भी क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरीय में, या तो आपसे एंगल पूछेगा या तो आपसे क्या पूछेगा, डिस्टेंस, दूरी पूछेगा। ठीक है, तो एक मैंने बता दिया, एक आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, एक आपके लिए प्रैक्टिस है। तो ये आपको क्या करना है, कमेंट में करके बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो अभी जो पीछे वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म में थी, ये किस में थी, वेक्टर फॉर्म में थी, और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म। इसको भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले जा सकते हैं, इसको भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, और वहां से कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग इसको x-2 क्या लिखा भाई, x-2 y-1 x+3, इक्वेशन हमारी क्या होती है, लाइन की इक्वेशन यही होती है ना, x-x1 अपॉन में a, y-y1 अपॉन में b, या फिर z-z1 अपॉन c, यही तो होती है। या फिर इसको lmn भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसी को इक्वल में लैम्डा मान रहे हैं, लैम्डा मान रहे हैं, तो जब लैम्डा मानेंगे तो ये क्या इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-2 वाली जो है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी। यहां से सबसे पहले पॉइंट निकालो, पॉइंट क्या आएगा, P1 पॉइंट क्या आएगा, पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, पॉइंट निकालोगे 2 1 -3 आ रहा है, यही तो आ रहा है। अरे हम लोग ये लिखेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस का लैम्डा b1 वेक्टर, इस फॉर्म में बना रहे हैं। या फिर अगर हम लोग इसको P1 की जगह A1 लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। A1 का कितना वैल्यू 2 1 -3, ठीक है। अब ये 2 5 -3 दूसरी साइड जाएगा, 2 5 -3 दूसरी साइड जाएगा, तो मतलब कि B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 वेक्टर नहीं सिर्फ B1 लिख रहे हैं, 2 5 -3। सेम इधर A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू था ही नहीं इसमें, सॉरी ऊपर वाले में, -2 4 और 5, और B2 की वैल्यू ये नीचे वाली -1 8 4। अब आ गई आपके पास A1 A2 B1 B2 की वैल्यू, A1 A2 B1 B2 की वैल्यू आ गई, तो हम लोग फार्मूले में रख देंगे। सिंपल सा फार्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन में B1 का मॉड B2 का मॉड, यही तो सिंपल सा फार्मूला था। तो B1 इंटू B2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट, ये कितना हो जाएगा -2 8 40 और 4 -3 12। B1 का मॉड, B1 ये रहा, B1 का मॉड हम लोग ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 25 9, 2 का स्क्वायर 4 25 9, 9 4 13 25 13 कितना होता है 38, तो ये रूट का 38, हम लोग पहला रूट 38 लिख लेते हैं। दूसरा भाई इसका जब B2 का लिखेंगे तो रूट के अंदर 164 16 164 16, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 80 64 6 70 10 80 और 1 81, ठीक है करेक्ट है। तो ये 9 आ रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 9। चलो भाई सॉल्व कर लो, 12 तो 14, 40 में से 40 में से अगर हम लोग हटाएं 16 को हटाएं 40 में से कितना बचेगा 24, नहीं 12 तो 14 है ना, तो 26 बचेगा, तो 26 अपॉन में रूट 38 9, ये 38
ठीक है, तो ये आएगा। अब यहां से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26/9 √38, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन करना है। सेकेंड वाले में इन्होंने x/2 y/2 z/1 दिया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको जीरो कर लेते हैं, -0 -0 -0। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट जो पॉइंट है A1 वो 0 0 आ जाएगा, और इधर 5 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये B1 हो जाएगा 2 2 1 और B2 हो जाएगा 4 1 8। तो एज इट इज वैसे ही बनाना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है। अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, ये बताना है P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, और इतना दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं इन्होंने बोला है कि दोनों परस्पर क्या है, लंबवत हैं। दो रेखाएं हैं और इन्होंने बोला है कि परस्पर दोनों लंबवत है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन ये होती है कि cos थीटा ये क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो ये 0 होगा। थीटा क्या होना चाहिए, 90 होगा, परपेंडिकुलर है। दो रेखाएं, अगर ऐसे समझो, एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा ये जा रही है, तो ये 90 डिग्री, और जब इनके बीच में हम लोग cos 90 लगाएंगे, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से अगर हम लोग देखें cos थीटा का फार्मूला क्या लिखते थे, B1 B2 अपॉन में मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2, यही तो लिखते थे। अब ये हमारा 0 है, तो अगर ये 0 है तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, B1 डॉट B2 0 लिखेंगे, B1 डॉट B2 0 लिखेंगे ना, B1 डॉट B2 0 लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं B1 डॉट B2। पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड लाइन में लिखते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 3 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन माइनस का 3। ये कितना है, 7y माइनस 14, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं भाई, 7 को नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस का 2 अपॉन में 2p/7। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बोल देना। क्लियर है ये? देखो, लाइन की जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन हमेशा वही लिखते हैं, x माइनस x1 बाई a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वही लिखते हैं। ठीक है, इसकी जगह a b c की जगह LMN भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में ऊपर नीचे होगा, सेम वही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 माइनस एक्स था तो x माइनस x1 बनाया, तो ये बनाया। 7 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो 7 नीचे, अगर इस 7 को ऊपर लेके जाओगे तो 7y माइनस का 14 आएगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये आपको आना चाहिए बनाना, ये आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा वाला तो एज इट इज इन्होंने दे रखा है 7 माइनस 7x। दूसरा देखते हैं क्या दिया है भाई, इसको पहले लेके आओ, तो x माइनस 1 करो, अपॉन में क्या है 3p अपॉन 7 करो, फिर दूसरा क्या है y माइनस का 5 अपॉन 1, वो तो क्लियर है, और आखिरी में क्या है z माइनस 6 अपॉन माइनस का 5। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आ गया आपके पास, क्लियर है, अब आ गया आपके पास। अब देखो आपको क्या करना है, इस वाले भाई साहब का मल्टीप्लीकेशन इस वाले के साथ करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, उसके बाद सबको 0 दिखा देना, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। क्या क्या करना है, -3 इंटू 3p/7, उसके बाद प्लस 2p/7 इंटू 1, और उसके बाद क्या करना है, प्लस 2 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 दिखाना है। यही दिखाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 दिखाना। तो A1 A2 हो गया -3 इंटू 3p अपॉन 7, B1 B2 2p अपॉन 7 इंटू 1, और 2 अपॉन माइनस का 5। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसके नीचे, दोनों के नीचे 7 7 है, तो तीसरे वाले के साथ 7 का मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9p, ये 2p, और ये कितना होगा 5 दूनी 10, माइनस का 10, और ये माइनस का 7 70 0। ठीक है,
इसको हटाओ दोनों को भाई, तो माइनस का 7p और माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 10। p की वैल्यू -10 आ रही है। क्लियर है बालक? p की वैल्यू -10 आ रही है। अगर p की वैल्यू -10 है तभी ये वैल्यू क्या होगी? आपस में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखिए जरा, p की वैल्यू 70/11 आ रहा है इसमें। x -1/-3 y -2/2p/7 z -3/2 7 अच्छा ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ये 7 - 7x/3p था, तो जब हम लोगों ने x -1 किया तो ये नीचे वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है ये माइनस की 3p/7 होगा। ध्यान देना, ये क्या होगा? माइनस का 3p/7 होगा। तो जब ये माइनस का 3p/7 होगा तो ये प्लस का 3p/7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3p/7 हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज कर लो बस बालक, थोड़ा सा। ये कितना हो जाएगा? 11p और ये 70। तो यहां से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70/11। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, बाकी सब सही है। मेथड आपको आना चाहिए। मेथड आपको ये सिंपल से इतना लॉजिक लगाओ कि ये पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, कि ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें बनाना है, कन्वर्ट करना है। फिर जो नीचे लिखा गया ना, बस उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके 0 दिखाना है, तो परपेंडिकुलर दिख जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बनाए हम लोग। ठीक है, अगला बनाते हैं। ये बोला है एक रेखा का कार्तीय समीकरण, ये तो बहुत आसान है। कहाँ गया? ठीक है, ये बोला है कि एक रेखा का हमें क्या बनाना है? कार्तीय समीकरण। इतना दिया गया तो इसका सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या होता है भाई? आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है? पॉइंट होता है, यही तो होता है। और बी वेक्टर क्या होता है? जो डीआर या फिर डीसीएस गिवन होते हैं उसका होता है। तो लिख लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, पॉइंट क्या क्या है? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 6k कैप। अब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके आते हैं, लैम्डा ला देते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा गया उसको लेके जाते हैं, 3i कैप 7j कैप 2k कैप। कितना आसान सा क्वेश्चन था, प्यारा सा, कितना सा छोटा सा क्वेश्चन था, लल्लू सा। ठीक है, ये यहां से यहां तक कन्वर्ट करना, ये सब बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्जन आता है। अगला क्वेश्चन, अब देखो न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपसे पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, और जब पूछेगा ना तो दीर्घ उत्तरी में पूछेगा, क्योंकि इसका ना फार्मूला अजीब है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा, जो मैक्सिमम नंबर होता है ना उसका पूछता है ये बोर्ड में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका फार्मूला आपको पेपर के एक दिन पहले रिवाइज करके जाना है। तो D इज इक्वल टू क्या बताया था? अभी तो बताया था कुछ देर पहले, B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड और फिर पूरे का मॉड, ये होता है। तो यहां पे हमें क्या क्या चीजें निकालनी है? सबसे पहले इससे तो B1 B2 निकाल ही लोगे, ये पूरा B1 हो जाएगा, ये पूरा B2 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा पूरा, और ये पूरा क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। तो जब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो आप लोगों को पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, IJK लिखते हैं, यही तो लिखते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 1 -3 2, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स 2 3 1। हाँ भाई जरा सॉल्व करो, आई कैप ये हट गया, -3 और माइनस का 6, तो ये माइनस का 15 आ रहा है भाई, माइनस का 3 माइनस, एक सेकेंड, ये हटा, माइनस का 3, 15 कहाँ से आएगा, -6, -3 माइनस का 6 तो माइनस का 9, फिर माइनस का जे लिखेंगे, ये हट जाएगा, 1 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का के, तो ये हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 6 तो 9, ये आ रहा, माइनस का 9 आई कैप और प्लस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप। तो हम लोग अब इसका मॉड लेंगे, क्योंकि हमें मॉड भी तो चाहिए, हमें मॉड भी तो चाहिए b1 क्रॉस b2 का। तो जब मॉड में ले रहे होंगे तो ये कितना आएगा, 81 प्लस का 9 प्लस का 81, तो 81 81 या फिर 90 इसको लिख लो, 81 प्लस 9 करोगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 में 81 जोड़ो, 9 8 17 171, तो ये 171 हो जाएगा, ठीक है 171 हो जाएगा, रख लेते हैं। अब इसमें हम लोग एक चीज और करेंगे, अभी तो a2 माइनस a1 भी हमें चाहिए ना, लेंदी तो नहीं हो रहा है, a2 माइनस a1 भी करना है, कहाँ गया a2, ये रहा, अब हमें a2 माइनस a1 करना है, a2 माइनस a1 करना है, a2 ये रहा, माइनस करो भाई, 4 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 3 आई कैप, और 5 माइनस 2 करोगे 3 जे कैप, और 6 माइनस 3 करोगे, क्या बात है, सब में 3 3 आ रहा है। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो करो भाई b1 क्रॉस b2 डॉट, ये डॉट लगता है यहाँ पे, डॉट का मतलब समझ रहे हो ना, a2 माइनस a1, तो ये कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 9 में माइनस का 27, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 3 3 का 9, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 9 में प्लस का 27, ऊपर तो भाई 9 आ रहा है और नीचे रूट 171 आ रहा है, तो अभी यहां से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से अगर हम लोग d की वैल्यू देखें तो ये आ रहा है 9/√171, ये आ रहा, ठीक है। हाँ जी, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करिए, देखो कितना आ रहा, क्या क्या गिवन था, I2J3K, थ्री अपॉन 171, ठीक है। इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो आप, बाहर भी कर सकते हो, इसको बाहर भी कर सकते हो, तो ये आप बाहर कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हो ना, √71 को लिख सकते हो 9/3, रूट का 19 लिख सकते हो, क्योंकि ये 19 इंटू 9 करोगे 171 आएगा ना, तो ये सिंपलीफाई कर सकते हो 3/√19, तो ये भी आंसर है, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और उसके आगे भी जा सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, बाकी सही है। आगे बढ़े, ये अब इन्होंने बोला है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन इतना 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 वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है, ठीक है, दर्शाइए कि दिक कोसाइन इतना 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 वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है।
अगर ये तीनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो लंबवत होने का मतलब क्या है? लंबवत होने का मतलब ये है कि L1 L2 B1 B2, नहीं 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 B1 B2 नहीं, M1 M2 और N1 N2 ये 0 होना चाहिए। यही तो, cos थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। cos थीटा क्या होता है? L1 L2 B1 B2 C1 C2 का 0 होना चाहिए। तो जरा चेक कर लेते हैं, अगर ये 3 पॉइंट्स पहले वाले को और फिर ये दूसरा है और फिर ये तीसरा है, जरा हम लोग इनके जो नंबर्स है ना L1 L2 को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो भाई फटाफट। 12/13 गुणे दूसरा कितना है? 4/13 है। फिर उसके बाद ये माइनस का 3/13 गुणे 12/13, 0 आना चाहिए बस, कुल मिला जुला के ये है। कहना ये यही चाह रहा है। माइनस का 4/13 गुणे 3/13, बस यही आना चाहिए। अब देखो नीचे तो 13 13 13 सब में है, नीचे 13 का स्क्वायर है, सब में 13 13 है ना, तो 13 13 को रहने देते हैं, 13 को नहीं छेड़ते हैं, 13 13 को रहने देते हैं। तो हम लोग नीचे जो एलसीएम लोगे 13 गुणे 13 ही आ रहा है, इनको छोड़ दो। मल्टीप्लाई करो 48 36 12, अरे वाह भाई वाह, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 13 का स्क्वायर आ रहा है, तो 0 अपॉन समथिंग 0। वाह, ये तो पहला प्रूफ हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा भी प्रूफ करना होगा ना, क्योंकि इन दोनों को भी प्रूफ करना होगा, तो इन दोनों को भी कर लेते हैं। 4/13 3/13, उसके बाद 12/13 माइनस का लगा लो क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा ना, 4/13, फिर उसके बाद 3/13 और 12/13, फिर से 13 13 13 नीचे आ रहा, 13 13 को 13 ही रहने दो। 4 3 12 48 प्लस 36, ये दोनों जोड़ो 0। ठीक है, तो यहां भी 0 आ रहा है, वहां भी 0 आ रहा है, मतलब ये क्या है? तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। आपस में ये क्या है? तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। इसका मतलब कुछ ऐसी होंगी एक्स वाई जेड की तरह, एक्स वाई जेड की तरह होंगी तीनों, क्योंकि तीनों तभी तो आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब ये बोला कि दर्शाइए बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने इतने रेखा पर लंब है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है जो हम लोगों ने पीछे किया, वही फिर से। 2 पॉइंट से जाने वाली रेखाओं का हम लोग क्या कर सकते हैं? डीआर्स निकाल सकते हैं। 2 रेखाओं से जाने वाली रेखा का डीआर्स निकाल सकते हैं। दोनों को डीआर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर 0 आ रहा है तो क्लियर है। इन दोनों का डीआर्स निकाल लो भाई फटाफट। डीआर्स 1, 3 - 1 2, 4 - 1 5, -2 - 2 माइनस का 4, डीआर्स नंबर 2 कहाँ गई? ये 3 - 0 3, 5 - 3 2, 6 - 2 4, यही तो। मल्टीप्लाई करो भाई, 3 दूनी 6 10 माइनस का 16, कितना आ रहा? 0। क्लियर है? ऐसे निकालना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? क्लियर हो? ठीक है, तो ये आपस में क्या है? लंब है। हो गया प्रूफ। आगे ये दे रखा है, बिंदु इतने से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के समांतर है। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। ठीक है, यहां पे इन्होंने एक सदिश दे रखा है, इतने से हमें जाना है और जो सदिश इतने के समांतर है। 3i कैप माइनस 2j इसके समांतर है। तो अगर इसके समांतर है
3i के प्लस 2j के समांतर है, तो जो इसका dr होगा क्या है 3 2 -2, और इससे जा रही है तो लाइन जब जाएगी तो क्या होगा x - x1 अपॉन में dr का मतलब a y - y1 अपॉन b z - z1 अपॉन c। तो x - x1 x - 1 a की वैल्यू 3 इक्वल y - y1 2, ये कितना है 2, z - z1 3 अपॉन में ये -2। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, सिंपल सी, आसान से पूछा था, सिंपल सा ये इक्वेशन लाइन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने 3D के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने किए। सारांश ये रहा आपका कि हमें क्या क्या पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा भाई? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, डीसीएस पढ़ा, डीआरस पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद एंगल पढ़ा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये सारी चीजें आज हम लोगों ने खत्म की हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने आज खत्म की है। क्लियर है? सब आज क्लियर किया था। आज सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है। 3D में जो अपडेटेड सिलेबस है एनसीईआरटी का, जो 3D का अपडेटेड सिलेबस है यही है। इन सब में हम लोगों ने सारी चीजें आज 3D में पढ़ी। प्लेन है नहीं आप में, तो प्लेन हमने पढ़ाया नहीं, ठीक है। प्लेन है नहीं अपडेटेड वाले में, एनसीईआरटी में। ग्रीक आर ये है आपका, जो भी आपके क्वेश्चंस बच गए हैं, आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, आपके पास जो भी बुक है सारे क्वेश्चन बनाने हैं, सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन क्या है SW में, जो अभी जैसे आप जब चैप्टर रिवाइज कर रहे होगे ना, तो जैसे ये आपने 1 शॉर्ट वीडियो देखा, ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो अब आप अपनी बुक उठाइए, जो क्वेश्चंस आपके बचे हैं या फिर जो डाउट में, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग बना दीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, आप सभी को धन्यवाद।